यस। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है। और स्पेशल थैंक्स जो है वो स्पीकर का, तहमीना कयूम का, जिन्होंने हमें स्पेशली टाइम दिया है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि टाइम डिफरेंस था पाकिस्तान से, तो मुश्किल होता है खासकर कि आप रात के टाइम किसी को टाइम मीटिंग के लिए दें या लेक्चर के लिए दें। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और क्योंकि मैं भी डिफरेंट लोकेशन पे हूँ, फिर पाकिस्तान का टाइम डिफरेंस, फिर जापान का टाइम डिफरेंस, सो थैंक्स अलॉट। और आज का जो हमारा वेबिनार है वो मैक्स स्कॉलरशिप पे है, स्पेशली जापान पे। तो आज तहमीना कयूम जो कि पीएचडी स्टूडेंट है होकाइतो यूनिवर्सिटी जापान में। सो वो आज एक्सप्लेन करेंगी कि उन्होंने अपना ये स्कॉलरशिप जो ट्रैक है वो कैसे स्टार्ट लिया, कि मतलब उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर मेरे ख्याल में शायद वो वीज़ा के बारे में बताएं कि आप किस तरीके से पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा जो ट्रैक है वो बताएंगे। तो ये जो वेबिनार है ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि शायद यूरोप या अमेरिका में ही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मेरा अगर आप मशवरा लें तो मेरे ख्याल में ये भी बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैक्स स्कॉलरशिप की, जिसके थ्रू आप जापान जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप एशिया के वैसे भी जहां पर भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको वहां जाना चाहिए। बेशक वो चाइना हो, जैसे कि लोग हांगकांग में भी लोगों का एडमिशन होता है तो उनको लगता है कि शायद हांगकांग की अब रैंकिंग टॉप 10 में आती है, तो आपको वो भी अपॉर्चुनिटी जो है वो लेनी चाहिए अगर किसी को मिलती है तो। तो आज का वेबिनार जो है वो स्पेशली मैक्स स्कॉलरशिप पे हम मसलन अगर हम हमसे कोई क्वेश्चन करता है आज के वेबिनार में कोई यूरोप के हवाले से, अगर तो इन जनरल है तो हम उसका आंसर करेंगे। अगर स्पेसिफिकली कोई वीज़ा के रिलेटेड है यूरोप या अमेरिका के रिलेटेड तो उसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि जो हमारे स्पीकर हैं उनका जो ट्रैक है वो मैक्स स्कॉलरशिप जापान का है। सो थैंक्स अगेन तहमीना कयूम कि आपने हमें टाइम दिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को टाइम देते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। फिर लास्ट में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स के हैं। तो हम अगस्त में हर साल की तरह एक जो है वो इवेंट करवाते हैं पोस्टर कंपटीशन पे। तो आप लोगों को सबको इनविटेशन है कि वो लाजमी ज्वाइन करें, अपना पोस्टर प्रेजेंट करें, अपना वर्क प्रेजेंट करें, क्योंकि हम वहाँ पर साइंटिफिक कमेटी जो होती है वो हम कोशिश करते हैं कि बाहर के लोग हों जिनका बहुत अच्छा एक्सपर्टीज हों फील्ड के अंदर। तो जो भी आपका फॉर एग्जांपल रिसर्च पेपर है या जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि वो उस कंपटीशन में हिस्सा लें। और उससे यह है कि आप अपनी सीवी के अंदर भी चीज़ों को जो है वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सीवी को इम्प्रूव कैसे करें। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हमने तो कुछ किया नहीं है। तो ये किसी को पूछने वाला सवाल नहीं है, बल्कि आप खुद ही उसको अपनी सीवी को बेहतर करें, इवेंट्स अटेंड करें, पोस्टर प्रेजेंटेशन दें, कहीं पर आप टॉक दें, कहीं वर्कशॉप अटेंड करें। तो ये अपनी सीवी आप खुद ही उसको बेहतर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अब जो है वो मैं तहमीना की आप स्टार्ट करें। मेरे ख्याल में काफ़ी मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसके बारे में। बहुत शुक्रिया आपका। Firstly, Assalamualaikum everyone. And Jawad Bhai and Math Media, thank you for inviting me. And today I will share my next scholarship journey, especially about application process, what is important timelines, and what is the best time to apply for next and to search for supervisor, and important documents, interviews, and most importantly, why next application reject. Mostly mathematics application, mathematics student doesn't get university, especially embassy track scholarship. Most of the mathematics I it's like very rare I have seen like any mathematics student to get a next embassy track scholarship. So I will highlight why this happened. So let me first is share the slides. Jawad bhai, can you see the slides? Jawad bhai, can you confirm? Can you see the share my So screen? yes, Can you? no, I can Yes. see. Now I can see. Yes. Okay. Thank you.
So let me firstly introduce myself. My name is Tahmina Qayyum, and I am currently a PhD student at Hokkaido University, Japan. And for my previous education, like I did my bachelor's from GC University, Faisalabad. After that, I did my MPhil from Abdul Salam School of Mathematical Science, and now I'm doing PhD in Japan. So, and firstly, what is the Maxt? Maxt is like fully funded scholarship provided by Max Japan government. So what does it cover? So मैक्स स्कॉलरशिप में सबसे पहले आपकी ट्यूशन फीस फुली, नो ट्यूशन फीस, आपकी ट्यूशन फी फुली कवर्ड होगी और आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगी। इट्स नॉट लाइक अ सीक्रेट, 145K आपको हर मंथ मिलेगा। और ये डिपेंड करता है कि बाज़ औक़ात ये स्टाइपेंड कुछ इंक्रीज भी हो जाती है। हार्ड जापान में कुछ मंथ बहुत हार्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे होकाइदो रीजन में कि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें हार्ड मंथ अलाउंस मिलता है। तो जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलता है हार्ड मंथ अलाउंस। और मैक्स स्कॉलरशिप में भी कुछ इंक्रीमेंट होता है, मतलब 5K का, कि आपको हार्ड मंथ अलाउंस मिल जाता है। इसके अलावा मैक्स जापानीज गवर्नमेंट भी हर साल हार्ड मंथ अलाउंस देती है। डिपेंड करता है, कभी ज़्यादा होता है हार्ड मंथ अलाउंस, कभी कम होता है। कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जिसकी वजह से, और कुछ इलाकों में बहुत सर्दी होती है, तो दोनों सीजन्स में आपको हार्ड मंथ अलाउंस मिलता है। इसके अलावा राउंड एयर फेयर टिकट, आपको आने और जाने का एयर टिकट मिलता है, ये भी फ्री है बिल्कुल। ये तीन चीज फायदे हैं जापान में मैक्स स्कॉलरशिप के। इसके अलावा मैं एक्सप्लेन करूंगी बाद में कि कॉन्फ्रेंसिस वगैरह के फंड मिलते हैं नहीं मिलते। नेक्स्ट की दो टाइप्स हैं, एम्बेसी रिकमेंडेशन एंड यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। तो मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी कि इनकी एप्लीकेशन कब होते ओपन होती हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं दोनों के लिए, एम्बेसी ट्रैक के लिए और यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए, डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है। जस्ट डॉक्यूमेंट्स की टाइमलाइन डिफरेंट है कि आप में कुछ डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी ट्रैक में जल्दी सबमिट करवाते हैं और यूनिवर्सिटी ट्रैक में कुछ वही डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन वो बाद में लेट सबमिट करवाते हैं। So firstly, let's go to the important documents. So application form दोनों में सेम होता है, मैक्स यूनिवर्सिटी ट्रैक में, एसी ट्रैक में भी। The most important documents is रिसर्च प्लान। मतलब आप चाहे एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई कर रहे हो या यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई कर रहे हो, आपकी 90% जो आपकी एप्लीकेशन जो कैरी करती है वो आपका रिसर्च प्लान कैरी करता है। और मोस्टली एप्लीकेशन रिजेक्ट भी इसी वजह से होती हैं क्योंकि रिसर्च प्लान अच्छा नहीं होता। इसके अलावा अटेस्टेड डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि अटेस्टेड मतलब जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस वक्त तो आपको ये अटेस्टेड होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी से या एम्बेसी से एक बार नॉमिनेट हो जाते हैं तो आपको आपको लाजमी अपने डॉक्यूमेंट्स, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं। इसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम प्रेजेंट सुपरवाइजर, ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल एम्बेसी ट्रैक में आप अंडरग्रेड्स के लिए, पीएचडी के लिए, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अंडरग्रेड्स के लिए आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से आपको अपने, अगर अंडरग्रेड में कोई आपका सुपरवाइजर है तो गुड, अगर नहीं है तो आप अपने किसी टीचर का रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करवा सकते हैं। And second important, fifth important document is a recommendation letter from president, dean या academic supervisor. And now what is president? सो जापान में जो हमारे जैसे पाकिस्तान में वाइस चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी के, जापान में इसी तरह से प्रेसिडेंट होते हैं। तो जब मैंने डॉक्यूमेंट्स अब वाइस चांसलर से ही लिया था, डॉक्टर अली उस वक्त जीसी यूनिवर्सिटी के थे, तो मैंने उनसे लिया था। मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली ले सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ योर थीसिस, ये लाजमी आपने सबमिट करवाना होता है। कि टाइमलाइन डिफरेंट है, कि मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई कर रहे हो तो आपको साथ ही ये सबमिट करवाना होता है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई कर रहे हो तो आपके को नॉमिनेट होने के बाद यूनिवर्सिटी से फिर सबमिट करवाना होता है। आइट्स एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, दिस इज इम्पोर्टेंट। लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज आइट्स या टोफल मांगती हैं मैक्स में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बाज़ औक़ात भी ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी नहीं मांगती लेकिन आपका जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है या आपका सुपरवाइजर है वो मांगता है। फॉर एग्जांपल मेरी केस में मेरी यूनिवर्सिटी के लिए आइट्स या टोफल लाजमी था, लेकिन मैंने मेरे सुपरवाइजर ने एक अलग से एक लेटर सबमिट करवा दिया था कि मतलब उनके मेरे साथ इंटरव्यू हुए थे कि मेरा इंग्लिश लेवल अच्छा था। तो इस वजह से बाद यूनिवर्सिटीज लेती हैं, लेकिन मोस्टली 90% यूनिवर्सिटी जापान में आइट्स नहीं रिक्वायर्ड करती। तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट 10% करती हैं। उसके बाद पासपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोनों के लिए, दोनों ट्रैक्स के लिए। एंड सीवी, सीवी इज लाइक ऑप्शनल।
आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में कहीं भी सीवी नहीं रिक्वायर्ड होती, क्योंकि आप एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अपनी सारी एजुकेशन डिटेल वगैरह सब कुछ बता देती हैं। इसके अलावा सीवी कहाँ पे जरूरी होती है कि अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्रोफेसर को जब अप्रोच करते हैं तो उस वक्त आपको प्रोफेसर को सीवी सेंड करनी होती है। इस तरह से एम्बेसी ट्रैक में भी आप जब एम्बेसी से नॉमिनेट हो जाते हैं तो आप प्रोफेसर ढूंढते हैं उसमें भी, तो उस वक्त आपको सीवी चाहिए होती है, वरना पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको सीवी कहीं भी नहीं चाहिए होती। नेक्स्ट। Now I will explain why what is next embassy track and what is its timeline. से ये मैंने वेबसाइट मेंशन की है पाकिस्तान एम्बेसी की, जापान की। यही वेबसाइट है। इसके अलावा जो भी वेबसाइट है वो फेक होती हैं, उनके ऊपर एग्जैक्ट टाइमलाइंस नहीं होती। ये पाकिस्तान एम्बेसी की, जापान एम्बेसी की ऑथेंटिक वेबसाइट है। इसके ऊपर हर साल ये अभी कुछ कुछ 3 दिन पहले एम्बेसी ट्रैक की एप्लीकेशन क्लोज हुई है, ओपन थी अभी क्लोज हुई है। तो ये वेबसाइट है, इससे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सारे डॉक्यूमेंट्स भी यहीं पे अपलोड करने होते हैं, यहीं यहीं से सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने होते हैं। इसके अलावा एम्बेसी ट्रैक मोस्टली जो ओपन होता है अप्रैल और मई के दरमियान ओपन होता है। एम्बेसी एप्लीकेशन अनाउंस करती है और आप डॉक्यूमेंट्स वो कुछ मांगती है 4-5 स्टार्ट के अंदर, वो आपने प्रिपेयर करने होती है। डॉक्यूमेंट्स यही है जो मैंने सारे ऊपर बताए हैं। तो बस ये टाइमलाइन चेंज है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले मांग लेते हैं, कुछ बाद में मांग लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने हार्ड कॉपीज भेजनी होती है एम्बेसी को। कोई पाकिस्तान में आपने जापान नहीं भेजनी होती, आपने इस्लामाबाद भेजनी होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पोस्ट करने होते हैं। उसके अलावा उसके बाद रिटर्न एग्जाम के लिए जुलाई में कॉल करते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स। रिटर्न मैंने तो आज तक बहुत रेयर केस है कि मैंने सिर्फ एक दो फेलो स्टूडेंट ही मैंने देखे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो और जो एम्बेसी ट्रैक से आई हो। मोस्टली एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है एम्बेसी ट्रैक में मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स की, एंड आई विल टेल यू व्हाई। सो रिटर्न एग्जाम होता है जुलाई के अंदर। बहुत बेसिक एग्जाम होता है, जैसे पाकिस्तान में गेट का एग्जाम होता है उसी तरह से रिटर्न है, लेकिन बस एक क्वेश्चन ऐड कर देते हैं उसमें कि जापान के बारे में ऐड कर देते हैं, कि जापान की लैंग्वेज के बारे में, जापानीज के बारे में और कुछ क्वेश्चन करते हैं, और जापान के मतलब अकेडमिया के बारे में कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ये सिर्फ है, बाकी सारा जनरल टेक्स्ट होता है गेट की तरह का। उसके बाद इंटरव्यू होता है अगस्त के अंदर। ये भी बिल्कुल आपके स्पेशलिस्ट नहीं होते, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं होते। वैसे ही एम्बेसी के कुछ लोग होते हैं, कुछ जापान नेक्स्ट के कुछ लोग होते हैं। कोई भी आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इसमें नहीं बैठा होता और आपका इंटरव्यू होता है, बहुत जनरल इंटरव्यू होता है। मतलब अभी तक ये एम्बेसी ट्रैक के अंदर आपकी सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। वो बिल्कुल जर्नल इंटरव्यू होता है, जर्नल एग्जाम होता है, जर्नल इंटरव्यू होता है। इट्स डजंट डिपेंड अपॉन यूर व्हाट इज योर सब्जेक्ट। ये सब सब फील्ड के लिए सब कुछ प्रोसेस सेम है। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो इनिशियल स्क्रीनिंग, उसके बाद आपका आता है कि अगर आप एम्बेसी ने आपको रिकमेंड कर दिया है, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी के लिस्ट भेजते हैं। खुद ही आपको एक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट देते हैं, 4 यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें से आपकी, क्योंकि रैंकिंग के हिसाब से वो आपको 4 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भेजते हैं। तो उसमें से यूनिवर्सिटी में से आपको सुपरवाइजर ढूंढने होते हैं अपनी फील्ड के लिए, उनसे एक्सेप्टेंस लेटर लेने होते हैं। ये डिफरेंस है कि एम्बेसी ट्रैक के अंदर आपको एक्सेप्टेंस लेटर लेना होता है सुपरवाइजर से, जो कि आप अगर नॉमिनेट हो जाए तो आपको मोस्टली मिल जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रैक में एक्सेप्टेंस लेटर नहीं लेना होता सुपरवाइजर से, सिर्फ वो यस कर दें तो काफ़ी है। उसके बाद फाइनल स्क्रीनिंग होती है फेब्रवरी एंड मार्च के अंदर। मोस्टली आई थिंक 90% केसेस के अंदर ऐसा होता है कि अगर आप चाहे एम्बेसी से रिकमेंड कर देते हैं, एम्बेसी आपको नॉमिनेट कर देती है तो आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद फाइनल स्क्रीनिंग नेक्स्ट करती है। बहुत कम चांसेस है कि नेक्स्ट स्क्रीनिंग में कोई बच्चा रिजेक्शन एप्लीकेशन फेल हो जाए। एप्लीकेशन इस वजह से फेल होती है मोस्टली अगर 2 यूनिवर्सिटीज या 2 प्रोफेसर ने स्टूडेंट को रिकमेंड किया हो या कोई डॉक्यूमेंट्स कम हो, वरना मोस्टली स्टूडेंट्स फाइनल नेक्स्ट स्क्रीनिंग के अंदर सबका एडमिशन ऑलमोस्ट हो जाता है। उसके बाद अप्रैल एंड मई में वीजा प्रोसेस और ट्रैवल होता है। वीजा प्रोसेस मैक्स स्कॉलर्स का बहुत इजी है। वैसे जापान का वीजा वीजा प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको मैक्स मिल रहा है तो उससे आपका वीजा प्रोसेस बहुत इजी है। क्योंकि मुझे पता है कि जब मुझे मिला था तो मैं सिर्फ एक बार एम्बेसी गई थी बस, इसके अलावा मैं दोबारा नहीं गई। क्योंकि आपके पास से मैक्स का लेटर होता है, मैक्स आपको लेटर देती है, तो सिर्फ आपने वो लेटर देना होता है एम्बेसी के अंदर और आपका इजीली वीजा प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन थोड़ी सी डिफरेंट है एम्बेसी से, और आई थिंक के मोस्टली एडमिशन यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन में होते हैं।
इसकी वजह ये है कि सारा एप्लीकेशन प्रोसेस है पाकिस्तान की एम्बेसी में, कुछ भी नहीं होता, सारा प्रोसेस आपने खुद करना होता है। और इसमें मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए। और मोस्टली आई थिंक जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, सबका मोस्टली यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन में ही हुआ है। तो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन की एप्लीकेशन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि इसके अंदर कोई अथेंटिक वेबसाइट नहीं है। हर यूनिवर्सिटी की अपने एडमिशन खुद ही ओपन करती है, हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट टाइमलाइन होती है, हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट एप्लीकेशन अनाउंस होती है, डिफरेंटली क्लोज होती है। तो आपको हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक करना होता है। तो जापान में मोर देन 200 यूनिवर्सिटीज हैं जो मैक्स स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी मैक्स देती है जापान की। तो हर यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन होने की टाइमलाइन अलग है, तो इसके लिए अगर आप कोई वेबसाइट ढूंढेंगे जहां से मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा। आपको यूनिवर्सिटी के साथ, अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी पसंद है, 4-5 यूनिवर्सिटीज अपने जहन में रखें। जो सिंपल प्रोसेस है कि मतलब जो करना चाहिए इसके, इनफैक्ट इसके कि आप सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें, हर जगह देखें। अपने जहन में कुछ चार, 2-3 अच्छी रख लें और 2-3 थोड़ी सी नॉर्मल रख लें यूनिवर्सिटीज, और उनकी वेबसाइट्स चेक करते रहें, जब भी नेक्स्ट आए तो उनमें अप्लाई करें। इसके अलावा अगर आप सारी देखेंगे तो आई थिंक मिलेगा भी नहीं, और टाइमलाइंस भी आपकी आगे पीछे हो जाएंगी। तो मई और अगस्त में मोस्टली ओपन होते हैं ये। और बहुत से स्टूडेंट ये पूछते हैं कि एप्लीकेशन ओपन होने के बाद प्रोफेसर को अप्रोच करें या पहले अप्रोच कर लें उसके बाद एप्लीकेशन ओपन हो। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपकी एप्लीकेशन अगर ओपन है यूनिवर्सिटी में, उसके बाद प्रोफेसर को अप्रोच करें, क्योंकि जापान में मोस्टली प्रोफेसर को नहीं पता होता मैथ्स के बारे में। तो आपको खुद प्रोफेसर को बताना होता है कि कोई मैथ्स स्कॉलरशिप है, इस तरह से मैं उसमें अप्लाई करना चाहता हूँ, और इस तरह से प्रोसीजर है उसका। तो जब आप सारी इंफॉर्मेशन खुद पहले कलेक्ट करें, क्योंकि मोस्टली प्रोफेसर इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्योंकि जापान की लैंग्वेज जापानीज है, और बहुत से प्रोफेसर और टीचर्स को इंग्लिश और नहीं आती तो इसलिए वो हेजिटेट करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट लेने से। तो हेजिटेट क्यों करते हैं? अगर आपको सारा प्रोसीजर पता होगा तो आप प्रोफेसर को बर्डनाइज नहीं करेंगे। आपको सब कुछ पता होगा कि यहाँ पे ऐसे अप्लाई करना है, ये करना है, वो करना है। तो इसलिए आपको प्रोफेसर को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो मोस्टली प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं मोस्टली केसेस में, इसलिए आपको सारी नॉलेज पहले से होनी चाहिए। अप्रैल और मई के अंदर मोस्टली एप्लीकेशन ओपन होती है। अप्रैल और दिसंबर तक, आई थिंक दिसंबर से पहले, दिसंबर में तो इंटरव्यू हो गया था मेरा। तो सितंबर तक मोस्टली यूनिवर्सिटीज के एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। तो आप प्रोफेसर ढूंढें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाके, और अपनी फील्ड का, मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि अभी कुछ दिन पहले कोई स्टूडेंट अपनी फील्ड का प्रोफेसर ढूंढें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि फील्ड तो सेम थी, लेकिन वो स्टूडेंट मैथमेटिक्स की थी और प्रोफेसर बायोलॉजी का था। कि लेकिन काम था उसके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल में, लेकिन अब डिग्री उसमें बायोलॉजी की मिलेगी तो फिर तो क्या फायदा उस डिग्री का, अगर वो डिग्री बायोलॉजी की होगी, स्टूडेंट मैथमेटिक्स का होगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपनी फील्ड का प्रोफेसर ढूंढें, चाहे आपका काम अलाइन करो, मैथमेटिक्स का ढूंढें। अगर आपको नहीं मिल रहा अपनी फील्ड का, तो उससे कोई रिलेटेड फील्ड का ढूंढ लें, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर आपने प्रोफेसर ने, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने ईमेल के अंदर प्रोफेसर को ये नहीं कहना कि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दें, क्योंकि ये मैक्स स्कॉलरशिप के लिए एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए होता। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर, अगर आपको एग्री सुपरवाइज करने के लिए एग्री हो जाए, सिर्फ यही चाहिए होता है, क्योंकि आपने उस प्रोफेसर का नाम लिखना होता है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सिर्फ। अगर आप उसे एक्सेप्टेंस लेटर मांगेंगे तो ये गलत गेस्चर जाएगा प्रोफेसर के, कि मतलब उन्हें बोलने लगेगा कि आपको पता ही नहीं है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ उनसे क्या लेना है कि उनकी एग्री करना है, उनके कि वो आपके साथ काम करने के लिए एग्री है। तो एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मांगना प्रोफेसर से। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। अपनी ईमेल करें उन्हें, उन्हें बताएं कि आप उनके अंडर सुपरविजन में काम करना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट चाइना में क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर मांगते हैं, तो बच्चों को लगता है कि मैथ्स में भी एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मान लेते, मैथ्स के अंदर एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए होता। जस्ट आपको सुपरवाइजर को एग्री करना होता है कि वो आपके साथ काम करें, और आपने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म में उस सुपरवाइजर का नाम लिखना होता है। इसके अलावा कहीं भी प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा अगर आपने अप्लाई कर दिया, प्रोफेसर एग्री हो गया और आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, तो 1 माह बाद मोस्टली दिसंबर या फरवरी के अंदर इंट्रेंस एग्जाम होता है। इसको जापान में इसको इंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं, और इसको ये इंटरनल यूनिवर्सिटी स्क्रीनिंग भी कहते हैं। इसमें डिपार्टमेंट में कुछ टीचर्स आते हैं, कोई 10-12 टीचर्स का पैनल होता है, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं।
इंटरव्यू के अंदर वो आप सारी सी बातें क्वेश्चन करेंगे, वाई यू आर अप्लाइंग टू जापान एंड वाई दिस इज, सारे टीचर डिपार्टमेंट के होते हैं, तो आप अपनी बस अपनी रिसर्च को एक्सप्लेन करें और दो अपने जहन में रखें कि आपने मैक्स पे क्यों आना चाहते हैं और जापान में आने के बेनिफिट्स क्या हैं। जस्ट सिंपल इंटरव्यू भी बिल्कुल ईजी होता है ना, डिफिकल्ट नहीं होता। इंट्रेंस एग्जाम्स की बेसिकली जापान में फ़ी होती है इंट्रेंस एग्जाम्स की, लेकिन अगर आपने नेक्स्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपकी फ़ी आपको नहीं देनी पड़ती। अगर आप किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फ़ी देनी पड़ती है इंट्रेंस एग्जाम की। उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है आपका, क्योंकि आई थिंक मोस्ट केसेस में सबसे पहले आपका रिसर्च प्रपोजल और उसके बाद इंट्रेंस एग्जाम, ये बहुत दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको नॉमिनेट कर देती है फेब्रुअरी और अप्रैल में। अगर आपने यूनिवर्सिटी ने आपको नॉमिनेट कर दिया है तो 95% चांस है कि आपको मैक्स स्कॉलरशिप मिल गया है, क्योंकि मैक्स का प्रोसेस पूरे एक साल का होता है। और मैक्स की उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको मैक्स, क्योंकि जापानीज गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, तो यूनिवर्सिटी आपको मैक्स को रिकमेंड कर देगी। उसके बाद मैक्स 3-4 माह बाद मैक्स की तरफ से आपको मैक्स की स्कॉलरशिप की अप्रूवल की मेल आएगी। इन मोस्ट केसेस अगर आपको मेल आ जाती है, अगर आपने यूनिवर्सिटीज ने आपको नॉमिनेट कर दिया, लेकिन सब एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों होती है मैक्स, अगर बहुत 95% चांसेस हैं कि मैक्स एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे। वो इस वजह से है कि आपने दो यूनिवर्सिटीज ने आपको रिकमेंड कर दिया हो। सिर्फ एक वक्त में आप एक यूनिवर्सिटी ही आपको रिकमेंड कर सकती है। अगर आपको दो यूनिवर्सिटी में रिकमेंड कर दिया तो आप एक यूनिवर्सिटी को मेल लिखें और ये कहें कि मैं दूसरी यूनिवर्सिटी चूज कर रहा हूँ, तो प्लीज मेरी एप्लीकेशन कैंसिल कर दें। क्योंकि अगर एक वक्त में आपको दो यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड कर दिया है तो जापान नेक्स्ट आपकी डेफिनेटली एप्लीकेशन कैंसिल कर देगी। उसके बाद अगर आपने मैक्स ने आपको रिकमेंड कर दिया है तो आप सितंबर और अक्टूबर के अंदर जापान के अंदर आप इजीली आ सकते हैं। और एम्बेसी जो प्रोसेस है, वीज़ा प्रोसेस बहुत इजी है मैक्स का। ये मैंने पहले भी बताया था, दोनों ट्रैक्स के अंदर ही वीज़ा प्रोसेस बहुत इजी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको लेटर दे देगी और उस लेटर के ऊपर आपका एम्बेसी का सारा काम हो जाएगा। इसके अलावा ये एप्लीकेशन का प्रोसेस था कि कैसे मैक्स में और कैसे आपने यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन में अप्लाई करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के कॉमन मिस्टेक्स के एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों होती है। एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट मैंने जो देखा है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों होती है, एम्बेसी ट्रैक में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की वजह क्या है कि एम्बेसी ट्रैक के अंदर जो इनिशियल एवेलुएशन करते हैं वो आपके मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट नहीं होते, वो आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं बैठे होते, वो जर्नल टीचर्स होते हैं, जर्नल एम्बेसी के लोग होते हैं। तो अगर आप रिसर्च प्रपोजल, मोस्टली जो मैंने देखा है कि रिसर्च प्रपोजल हम लिखते हैं स्टोरी की तरह से। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिसर्च प्रपोजल एंड रिसर्च स्टेटमेंट। तो आपने रिसर्च प्रपोजल लिखना है, ना कि रिसर्च स्टेटमेंट लिखनी है। रिसर्च स्टेटमेंट में हम एक स्टोरी लिख देते हैं 2 पेजेस की। लेकिन हम मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट जो होता है वो अवॉइड करता है कि इक्वेशंस ना डालूं, मॉडल्स ना डालूं उसके अंदर, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमने पीएचडी में काम क्या करना होता है। यही वजह है कि हमारी जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट होती है, क्योंकि हम अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाते। क्योंकि रिसर्च प्रपोजल हर फील्ड का तकरीबन एक ही है, क्योंकि वो 3 क्वेश्चन पूछते हैं। मैथ्स का सालों से एक ही चलता आ रहा है, रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च प्लान। वो 3 क्वेश्चन पूछे होते हैं और उन्हें रिसर्च प्लान में उन 3 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। तो उनमें से एक क्वेश्चन यही है कि आपकी मास्टर और पीएचडी रिसर्च अलाइन है या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मास्टर और पीएचडी रिसर्च अलाइन नहीं होती, जिस वजह से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस पहली ही स्टेज के ऊपर रिजेक्ट हो जाता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैक्स की जो एम्बेसी स्क्रीनिंग है, बच्चे एम्बेसी ट्रैक में क्यों नहीं होते, क्योंकि आपकी जो प्रपोजल होता है वो ये सेट बता ही नहीं पाता कि नॉन स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स को, कि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है आपकी रिसर्च का पर्पस क्या है। तो आप एक एक बिल्कुल भी मैथमेटिक्स फील्ड का बंदा नहीं है एम्बेसी के अंदर, आप उसको बता रहे हैं, उसके लिए रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं, तो आपको इस लिहाज से लिखना होगा कि आपकी जो एम्बेसी में जो नॉन स्पेशलिस्ट लोग हैं जिनको मैथमेटिक्स का नहीं पता, तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना करें। और पुअर प्रेजेंटेशन, हमारी प्रेजेंटेशन बहुत बुरी होती है रिसर्च प्रपोजल की, और जापान में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। तो इसलिए एक रिसर्च प्रपोजल रिजेक्ट होने की ये वजह है। और वीक मोटिवेशन, जापान के स्कॉलरशिप के अंदर आपको लाजमी लिखना होता है कि वाई यू वांट टू स्टडी इन जापान, वाई व्हाट इज योर मोटिवेशन, वाई जापान इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, ये सब आपको लिखना होता है। वरना ये बहुत ज़रूरी है बेसिकली नेक्स्ट के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वे आपको बेनिफिट देती है। आप क्यों नेक्स्ट चूज करना चाहते हो, अगर आप ये लिखने में फेल हो गए या इंटरव्यू में ये बताने से फेल हो गए तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है।
तो इसके लिए रिसर्च प्रपोजल, क्योंकि आई थिंक जहां तक मैंने अंदाजा लगाया है कि आपकी 90% एप्लीकेशन लिखी भी होती है उन्होंने, 90% एप्लीकेशन रिसर्च प्रपोजल पे डिपेंड करती है, और उसके बाद आपकी ग्रेड्स पे। इसलिए रिसर्च प्रपोजल में 3 क्वेश्चंस होते हैं, चाहे किसी भी फील्ड का रिसर्च प्रपोजल हो। तो मैं अपना रिसर्च प्रपोजल शेयर करना चाह रही हूँ कि यहाँ पे आपको पता चल जाए कि रिसर्च प्रपोजल बनाते कैसे हैं। लेट मी शेयर माय रिसर्च प्रपोजल को। आप ये सारी 4-5 मिस्टेक हैं ये अवॉइड करें रिसर्च प्रपोजल में, 3 क्वेश्चन के आंसर करने में ये मिस्टेक्स आप अवॉइड करें। इसलिए मैं अपना रिसर्च प्रपोजल साथ ही शो कर रही हूँ। ओके, आई होप यू ऑल कैन सी माय रिसर्च प्रपोजल। Can anyone confirm that you can see research यस, proposal? यस। Okay, thank you. सो दिस इज द रिसर्च प्लान एंड रिसर्च प्रपोजल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे होते हैं, हर फील्ड का तकरीबन सेम ही है, और दोनों ट्रैक्स के लिए, यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए और एम्बेसी ट्रैक के लिए रिसर्च प्रपोजल सेम है। तो फर्स्ट मैंने इसलिए कहा था कि आपकी मास्टर रिसर्च अलाइन करे आपकी पीएचडी रिसर्च से। उसके लिए फर्स्टली ये क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज योर प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी। सो प्रेजेंट, चाहे आप पीएचडी में जाके अपनी रिसर्च प्रपोजल के मुताबिक आप पीएचडी में रिसर्च ना करें, लेकिन एक बार आपको लिखना लाजमी होता है कि वाई योर रिसर्च, योर मास्टर रिसर्च आर रिलेटेड टू योर पीएचडी रिसर्च। सो रिसर्च फील्ड के अंदर मैंने मैंने अपने ये जो टाइटल में लिखा है, अपनी मास्टर थीसिस का टाइटल लिखा है। उसके बाद कुछ लाइनों में मैंने बताया है कि मैंने अपनी मास्टर थीसिस के अंदर क्या किया है, ये सब कुछ लिखा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी, व्हाट इज योर प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट, व्हाट इज योर रिसर्च प्रपोजल। सो सेकंड क्वेश्चन ये, योर रिसर्च टॉपिक इन जापान, means you are planning, what is going to be the research title of your PhD project. So of course at this point you don't know what is your PhD project, आपका PhD project क्या होगा, लेकिन फिर भी आपको लिखना होता है, आपको एक आइडिया लेना होता है कि जस्ट फॉर एन आइडिया, जस्ट फॉर अ गुड प्रेजेंटेशन। चाहे, क्योंकि अब मैं इस फील्ड में काम नहीं कर रही, मैंने प्रपोजल ये लिखा था और मेरा फील्ड बिल्कुल, फील्ड सेम है लेकिन मेरा काम टोटली बिल्कुल डिफरेंट है। आप बाद में जब अपने सुपरवाइजर से बात करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन एट दी पॉइंट उस वक्त आपको लाजमी लिखना होता है, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। योर रिसर्च टॉपिक इन जापान, तो उसके अंदर मैंने पॉइंट बनाया है कि रिसर्च थीम, और मैंने टाइटल लिखा है अपने पीएचडी थीसिस का, जो कि मैं नहीं कर रही इसमें रिसर्च, stability analysis and stochastic fractional differential. I just change with the fractional differential equation with stochastic. So it's very aligned कि मेरा PhD प्रोजेक्ट मेरी मास्टर रिसर्च से बहुत ज़्यादा अलाइन कर रहा है। उसके बाद कुछ लाइनों में एक्सप्लेन करना है आपने कि उस प्रोजेक्ट में है क्या। और ये थर्ड जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी की वजह से आपकी मोस्टली एप्लीकेशन रिजेक्ट या एक्सेप्ट होती हैं। स्टडी प्रोग्राम इन जापान एंड डिस्क्राइब पर्टिकुलरली व्हाट इज योर गोल ऑफ योर रिसर्च। सो इसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है कि व्हाट इज रिसर्च प्लान, व्हाट इज प्रपोजल, व्हाट इज मेथोडोलॉजी एंड व्हाट इज टाइमलाइन, एंड बट इम्पैक्ट एंड रेलिवेंस के जापान की ये रिसर्च जापान को कैसे फायदा देगी और ये रिसर्च पाकिस्तान को कैसे फायदा देगी। तो इंट्रोडक्शन एंड रिसर्च प्लान। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि उस वक्त यही हमारे मैथमेटिक्स में रिसर्च प्लान का मसला है कि हम स्टोरी लिखते हैं। हमने कभी भी, बहुत कम मैंने रेयर केसेस में देखा है कि बच्चे कोई इक्वेशन या कोई मॉडल डिस्क्राइब करते हैं। आई नो डैट कि उस वक्त हमें नहीं पता होता कि हम चीज में रिसर्च करेंगे, लेकिन आई जस्ट ऐड अ जर्नल इक्वेशन ऐड किया। तो आप इस तरह से जर्नल इक्वेशन, जर्नल आइडियाज ऐड कर सकते हैं। और यही है मैथमेटिक्स के रिसर्च प्रपोजल का दूसरी फील्ड के रिसर्च प्रपोजल डिफरेंट बनाते हैं। अगर आपके पास कोई मॉडल है, कोई उसकी पिक्चर है, तो आप वो पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, फ्रीली ऐड करें, फ्रीली अच्छी प्रेजेंटेशन बनाएं, अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाएं, इक्वेशन ऐड करें, मॉडल ऐड करें, इक्वेशंस और या मॉडल्स के नाम्स को हाईलाइट करें, और फ्रीली बनाएं। कोई स्टोरी नहीं लिखनी रिसर्च प्रपोजल के अंदर। अवॉइड डैट के रिसर्च स्टेटमेंट लिखने से अवॉइड करें, प्लान बताएं उन्हें, आपका प्लान क्या है। रिसर्च प्लान लिखा है, उसके बाद मैंने रिसर्च ऑब्जेक्टिव, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपके ऑब्जेक्टिव और मेथोडोलॉजी हाईलाइट होनी चाहिए कि आपकी रिसर्च फायदा क्या देगी और आप कौन सी मेथड यूज करेंगे रिसर्च के अंदर। रिसर्च ऑब्जेक्टिव, देन आई ऐड रिसर्च क्वेश्चन,
मोस्ट इम्पोर्टेंट आई जस्ट हाईलाइट रिसर्च मेथड। सो मैंने रिसर्च मेथड पे बहुत टाइम लगाया है कि रिसर्च मेथड्स लिखे हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो और रिसर्च मेथड क्या हो। रिसर्च मेथड एक्सप्लेन करना है, उसके अलावा कि आप टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, न्यूमेरिकल स्कीम यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारा आपने लिखना है। उसके बाद एक इम्पैक्ट एंड रेलिवेंस के ये रिसर्च आपको क्या फायदा देगी जापान, लिखना है आपने सारा, कि जब ये रिसर्च जापान को में कैसे कंट्रीब्यूट करेगी, पाकिस्तान में कैसे कंट्रीब्यूट करेगी। अगर कंट्रीब्यूट नहीं भी कर रही होगी तो लेकिन फिर भी आपने लिखना है एट द पॉइंट, उस वक्त तो आपने लिखना है। और उसके अलावा टाइमलाइंस लिखी है मैंने, क्योंकि पीएचडी मोस्टली जापान में 3 साल की है, उसके बाद एक्सटेंड भी हो सकती है। तो ये आपने रिसर्च की टाइमलाइन, जो मैंने रिसर्च क्वेश्चन लिखे थे और जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव, उन्हीं के पॉइंट्स बना के उनकी टाइमलाइन में एक्सप्लेन कर दिया। कंक्लूजन, फ्यूचर गोल्स। कंक्लूजन के अंदर मैंने कहीं प्रोफेसर, अपने प्रोफेसर को भी मेंशन किया है जो मेरे पीएचडी में प्रोफेसर होंगे, तो उनको भी मैं मेंशन किया है कि उनके साथ, उनकी फ्यूचर में रिसर्च उनके साथ मैं क्या कर सकती हूँ। कंक्लूजन और जापान को कैसे, सबसे इम्पोर्टेंट कि जापान को के इंफ्रास्ट्रक्चर में, जापान में ये कैसे रिसर्च, क्योंकि नेक्स्ट इज ऑल अबाउट जापान, तो आपने जापान को ये कैसे फायदा देगी रिसर्च, तो आपने ये लाजमी ऐड करना है। उसके बाद रेफरेंसेस लाजमी ऐड करें, जो जो आप रेफरेंसेस को इवन हाईलाइट भी करें, अपने प्रपोजल के अंदर लिखें, क्योंकि जापान में इस चीज़ प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। तो ये था पूरा रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल आपकी, जापान की 90% एप्लीकेशन रिसर्च प्रपोजल पे डिपेंड करती है, तो रिसर्च प्रपोजल आपका लाजमी अच्छा होना चाहिए। और आई एम सेइंग इट अगेन, क्योंकि मैं भी पहले यही मिस्टेक करती थी कि हम रिसर्च प्रपोजल नहीं लिखते बेसिकली, हमें आदत है रिसर्च स्टेटमेंट लिखने की। तो रिसर्च स्टेटमेंट लिखने से अवॉइड करें, रिसर्च प्रपोजल लिखें, पूरा प्लान लिखें, कहानी ना लिखें। कहानी लिखने से अवॉइड करें, इक्वेशंस ऐड करें, मॉडल्स ऐड करें, पिक्चर्स ऐड करें, और जितना हो सकता है कि उसको अच्छी प्रेजेंटेशन बनाए, हाईलाइट करें, क्योंकि जापान के अंदर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, कि वो देखेंगे और मोस्टली एम्बेसी के अंदर आपके जो नॉन नॉन स्पेशलिस्ट हैं, वो आपकी जिनको मैथमेटिक्स का नहीं पता, वो आपकी इनिशियल एवेल्युएशन करते हैं आपकी रिसर्च प्लान की, तो वो यही देखते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। अगर आपके प्रपोजल के अंदर एक भी इक्वेशन नहीं है तो वाई आर यू आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट। सो दैट्स द प्रॉब्लम कि मैथमेटिक्स के बहुत सारे बच्चों की एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है एम्बेसी ट्रैक के अंदर। सो दिस वाज द रिसर्च प्रपोजल। इसके अलावा, so these are the most common questions student asked me about, like this is the most important question, कि जो स्टाइपेंड है जापान की वो थोड़ी है मैथ स्कॉलरशिप की, अगर ये काफी है या नहीं, इज इट इनफ और नॉट। सो ये डिपेंड करता है कि अगर आप टोक्यो या ओसाका जैसी सिटीज के अंदर हैं, तो ये स्कॉलरशिप, ये स्टाइपेंड मतलब आप सेविंग नहीं कर पाते। 145K के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लिविंग एक्सपेंसिव और अपनी अकोमोडेशन ही पूरी कर सकते हैं। 145K में आप सेव नहीं कर सकते। अगर आप अच्छी सिटीज के अंदर हैं, जो कैपिटल सिटीज हैं, टोक्यो या ओसाका या क्योटो, इन सिटीज में हैं, तो आप मतलब लिविंग एक्सपेंसिव तो पूरे हो जाते हैं लेकिन आप सेव नहीं कर पाते। ये फर्स्ट क्वेश्चन के। लेकिन अगर आप दूसरी सिटीज के अंदर, फॉर एग्जांपल जो मेरी सिटी है स्पोरो, और आप थोड़ी सी इस दूसरे कैपिटल सिटीज में नहीं है, तो वहां पे आपके मतलब आप सेविंग्स भी कर पाते हैं और आपके लिविंग एक्सपेंसिव भी इनफ होते हैं। उसके अलावा के जापान नेक्स्ट डज प्रोवाइड अकोमोडेशन सपोर्ट और नॉट। सो ऑफ कोर्स जापान सिर्फ आपको मंथली स्टाइपेंड देती है, वो अकोमोडेशन अलाउंस आपको बिल्कुल भी नहीं देती। 145K आपका स्टाइपेंड ही है, इसके अंदर आपको अपने लिविंग अलाउंस भी पूरी करनी है, अपनी अकोमोडेशन है वो भी आपने खुद ही पे करनी है उन्हीं पैसों में से। इसके अलावा डज जापान फंड कॉन्फ्रेंसेस और नॉट, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग के कॉन्फ्रेंसेस अगर आप अटेंड करना चाहते हैं नेशनल और इंटरनेशनल, जापान उनके लिए आपको कोई फंड नहीं देती, सिंपल। क्योंकि जापान फंड नहीं देती, ये डिपेंड करता है आप कॉन्फ्रेंसेस के, एज अ पीएचडी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंसेस और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अटेंड करनी चाहिए एज अ पीएचडी स्टूडेंट। जब आप, ये डिपेंड करता है, जापान आपको फंड, नेक्स्ट आपको फंड नहीं देगी, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी आपको फंड देती है। ये अब यूनिवर्सिटी फंड देती है, हर यूनिवर्सिटी का एक ट्रेवल अलाउंस होता है हर स्टूडेंट के लिए, मोस्टली पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। हर यूनिवर्सिटी का, मोस्टली आई थिंक हर यूनिवर्सिटी का होता है कि ट्रैवल अलाउंस होता है,
और ये आपको प्रोवाइड कौन करता है? आपके सुपरवाइजर और आपकी लैब प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट हैं, एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको केमिकल्स वगैरह के खर्चे के लिए पैसे चाहिए होती हैं लैब के लिए। लेकिन एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके केमिकल्स वगैरह होते ही नहीं है, तो आपके लैब में बहुत पैसे होते हैं, और वो सारे पैसे आप लोगों की कॉन्फ्रेंसिस में लगते हैं। तो इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो जापान में तो आप बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हैं अगर आपके सुपरवाइजर और आप लैब आपको, आई थिंक मोस्टली केसेस में फंड कर देते हैं लैब और सुपरवाइजर। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी आपकी लैब फंड करती है, यूनिवर्सिटी भी फंड करती है और लैब भी करती है। मैक्स फंड नहीं करता इन कॉन्फ्रेंसेस को, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी आपके ट्रैवल अलाउंस भी फंड करती है। आपकी पी एज अ पीएचडी स्टूडेंट एंड इंटरनेशनल पीएचडी स्टूडेंट, आप यूनिवर्सिटी आपकी ट्रैवल अलाउंस फंड करती है, कॉन्फ्रेंसेस फंड करती है, आपको सारे रिम्बर्स हो जाते हैं। मतलब मैंने 2-3 अटेंड किए हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, तो मुझे रिम्बर्स मिल चुके हैं सबके। उसके अलावा कैन मैक्स स्कॉलरशिप वर्क स्कॉलर्स वर्क एज अ टीए और आरए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रिसर्च असिस्टेंट और टीचिंग असिस्टेंट। तो टीचिंग असिस्टेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर टीचिंग असिस्टेंट में अगर आप सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं रहे, उनको उनके लिए सिर्फ आप क्लास के आउटसाइड ऑफ क्लास काम कर रही हैं, फॉर एग्जांपल नोट्स बनाने में, या आप अगर इस तरह का कोई टीए है। और क्योंकि जापानीज इज लाइक वेरी डिफिकल्ट, अगर आपको जापानीज आती है तो आपको इजीली टीए मिल सकता है, लेकिन अगर आपको जापानीज नहीं आती तो आपको टीए मिलने में थोड़ी मुश्किल होती है। उस पर डिपेंड करता है कि टीए है किस तरह का, आउटसाइड ऑफ क्लास है या इनसाइड ऑफ क्लास है। लेकिन टीए मोस्टली डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड करते हैं मैथमेटिक्स पीएचडी स्टूडेंट्स को, और स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टीए मिल जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आरए तो मिल जाता है। आरए डिपेंड करता है आपके सुपरवाइजर पे। रिसर्च असिस्टेंट मोस्टली अगर आपके सुपरवाइजर के पास कोई प्रोजेक्ट है, या आपकी आप बताएं कि अपने सुपरवाइजर को आपकी स्टाइपेंड में गुजारा नहीं हो रहा आपका, तो आपके सुपरवाइजर आपको आरए ऑफर कर देते हैं मोस्टली इन केसेस के अंदर। अगर उनके पास प्रोजेक्ट नहीं भी है तो फिर भी सुपरवाइजर लैब के पैसों से आपको आरए दे देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जापान के स्टाइपेंड के अंदर अगर आप ओसाका या टोक्यो जैसी सिटीज के अंदर हैं तो आपको गुजारा नहीं होता, तो वो आपको आरए दे देते हैं। इसके अलावा पार्ट टाइम जॉब्स है जापान के अंदर। मैक्स स्कॉलर पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, आई थिंक 28 आवर्स पर वीक है कि इतना काम कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब इजीली मिल जाती हैं। और अगर आप आ रहे हैं टीए कर रहे हैं तो फिर तो आपको पार्ट टाइम जॉब्स की जरूरत नहीं है। लेकिन जापान में बहुत अपॉर्चुनिटीज है कि अगर आपको जापानीज थोड़ी सी आने लग जाए तो उसके फिर तो बहुत सारी जॉब्स हैं। अगर लेकिन अगर आप फिर भी आप इंग्लिश में इंग्लिश है, तो क्योंकि जापान के लोगों को इंग्लिश नहीं आती, बहुत कम आती है, तो आपको स्कूल में कॉलेजेस में, उसके अलावा आईएस है इंटरनेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन जो जापान में बहुत एक्टिव है, वो आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में आपके सेमिनार वगैरह कंडक्ट करवाती है आईएस से। तो इस लिहाज से आपको वो एज अ पार्ट टाइम ही होता है, और वो यूनिवर्सिटीज में आपको वो भी आपको औरली पे करते हैं, तो इजीली आपको मिल जाती है। और आई थिंक के स्टाइपेंड इनफ होती है। अगर और क्योंकि आपको पार्ट टाइम करने की इजाजत होती है, आपको आरएटीए भी, मेरे क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हैं, तो आरएटीए ऑलमोस्ट सबको मिल जाती है। अगर आप कोशिश करें तो, फॉर एग्जांपल अपने सुपरवाइजर से बात करें तो आपको आरए मिल जाती है इजीली। देन हमें अदर स्कॉलरशिप्स इन जापान, हमें क्योंकि सिर्फ नेक्स्ट का पता होता है इसलिए हम सिर्फ नेक्स्ट में अप्लाई करते हैं। लेकिन इसके अलावा जापान में और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं जो कि नेक्स्ट से बहुत ज़्यादा स्टाइपेंड देते हैं। इसी यूनिवर्सिटी हर यूनिवर्सिटी के अपने 2 या 3 स्कॉलरशिप होते हैं हर यूनिवर्सिटी के। आई थिंक प्रेसिडेंटल फेलोशिप तो ऑलमोस्ट 10% यूनिवर्सिटीज में जापान में मिलती है। प्रेसिडेंशियल फेलोशिप जो पीएचडी स्टूडेंट्स को मिलती है, और ये बहुत ज़्यादा होती है, जापान स्कॉलरशिप से डबल होती है। इसमें ये सिर्फ होता है कि इन स्कॉलरशिप्स का ये है, क्योंकि हम इसमें इन स्कॉलरशिप में इसलिए अप्लाई नहीं करते, तो इनमें इनमें एयर फेयर टिकट नहीं मिलता। पहले आपको अपने टिकट्स वगैरह के पैसे खुद लगाने होती हैं, फिर बाद में जाके आपको ये वो नहीं मिलते इन स्कॉलरशिप्स के अंदर, सबके अंदर मोस्टली। लेकिन ये जापान से बहुत, ये मैक्स से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनके अंदर आपको ट्रैवल अलाउंस के अलावा आपको कॉन्फ्रेंसेस अलाउंस, और जापान और मैक्स ये डबल है ऑलमोस्ट। मेरी यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स हैं कुछ, वो ई एक्स फेलोशिप पे हैं, और उनकी स्टाइपेंड बेसिकली मैक्स स्कॉलरशिप से डबल उनकी स्टाइपेंड है, डबल। और ये कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जिनके नाम हैं जसू और जीएसपीएस फेलोशिप, ई एक्स फेलोशिप एंड प्रेसिडेंशियल फेलोशिप।
तो जापान की हर यूनिवर्सिटी, जापान की ये तकरीबन हर यूनिवर्सिटीज के कुछ मैक्स के अलावा हर यूनिवर्सिटीज के कुछ अपने स्कॉलरशिप्स होती हैं, प्रेसिडेंटल फेलोशिप्स और EXEX फेलोशिप। तो ऑलमोस्ट 10% यूनिवर्सिटीज जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जापान में ये ऑफर करती हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच तहमीना। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये डाक किस हवाले से बहुत अहम थी। मैक्स स्कॉलरशिप तो चलें एक स्पेसिफिकली जापान के हवाले से थी, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे कि तहमीना ने एक्सप्लेन किया रिसर्च प्रपोजल के हवाले से, तो इसमें मैं भी थोड़ा सा ऐड करूँगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हम मैथमेटिक्स मीडिया के थ्रू रो डेली देखते रहते हैं, लोग प्रपोजल भेजते हैं अपने, तो वो एक स्टोरी होती है। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनी वगैरह को आप लिखें कि प्रपोजल बना दें और वो 2-3 पेज का बना दे। और वहां पर बाज़ औक़ात एआई मिस्टेक करती है, बाज़ औक़ात उसने रेफरेंस नहीं ठीक लगाए होते। तो इसलिए आप जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं उसमें जरूर डेफिनेटली आप जिस फील्ड में भी काम कर रही हैं, जैसे कि तहमीना स्टोकेस्टिक्स पे काम कर रही है, मैं ज्योमेट्री पे काम कर रहा हूँ, तो उसमें फार्मूलेशन लाजमी होगी, कोई ना कोई तो मॉडल यूज होगा, तो वो लाजमी आप उसमें ऐड करें, बेशक वो बेसिक हो। और अपनी फिगर जहाँ कोई मॉडलिंग कर रहे हैं उसकी ज्योमेट्री ऐड करें, कोई मसला नहीं है। और लाजमी तौर पे आप जो फिगर जो आप इक्वेशन वगैरह या जो आप रेफरेंस दे रहे हैं उसको साइट लाजमी करें अपने प्रपोजल के अंदर। तो ये बहुत अहम था, उन्होंने अपना प्रपोजल भी आपको दिखाया, तो इसलिए आपको मेरे ख्याल में फॉलो करना चाहिए। और आप हमसे भी बेहतर बना सकते हैं प्रपोजल अगर टाइम दें तो। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमारे प्रपोजल बहुत अच्छे थे हम सिलेक्ट, आप हमसे भी अच्छा कर सकते हैं। बस ये बात होती है गाइडलाइन की। तो मेरे ख्याल में बेहतर कर सकते हैं। बकाया अभी क्वेश्चन लेते हैं, जिन लोगों के क्वेश्चन है ये हैंड रेज कर लें पहले। है कोई नेम तो नहीं है, लेकिन Oppo A15 है, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। यस। वालेकुम सर मैम। हेलो। जी जी जी, क्वेश्चन हेलो। पूछें। हम्म। जी सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इसकी रिकॉर्डिंग्स कहीं पे अवेलेबल होती है? यस, मैथ मीडिया जो यूट्यूब चैनल है हम उस पर अपलोड कर देंगे 1-2 दिन तक। ओके। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, हमें किस टाइम ईमेल्स करनी चाहिए और किस मंथ से ईमेल स्टार्ट कर देनी चाहिए? ओके। सो ईमेल के लिए मैंने आपको बताया कि ईमेल्स आपको यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के अंदर यूनिवर्सिटी ट्रैक में करते हैं। तो दो मेथड्स हैं ईमेल्स करने के लिए। कि एक, आप यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन अनाउंस नहीं हुई हैं तो बच्चे अप्लाई कर देती हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन ओपन हो जाए तो आप उसके बाद ईमेल करें। अब हर यूनिवर्सिटी की अपनी एप्लीकेशन ओपन होती है, मोस्टली मई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है यूनिवर्सिटीज में। तो आप जब एप्लीकेशन ओपन हुई है किसी यूनिवर्सिटी में किसी फील्ड की तो आप उसके बाद अप्लाई ईमेल्स करें प्रोफेसर को। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन ओपन होने के बाद पहले ईमेल करेंगी तो इट्स मे बी समटाइम इट्स अ गुड थिंग, मोस्टली कि ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपकी एप्लीकेशन ओपन नहीं हुई तो आप ईमेल ना करें, एप्लीकेशन ओपन होने के बाद ईमेल करें प्रोफेसर को। तो मैम थैंक यू। पाकिस्तान किस टाइम करना चाहिए? पाकिस्तान का किस टाइम, जापान का और पाकिस्तान का 4 घंटे का फर्क है। तो आप स्केजुअल ईमेल इजीली लगा दें। और वीकडे में से बिल्कुल ना करें क्योंकि जापान के अंदर प्रोफेसर टाइम को बहुत फॉलो करते हैं। तो आप सुबह करें 9 बजे जापान के टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रोफेसर सुबह आके चेक करते हैं ईमेल्स सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे। तो 9 बजे से लेकर आप 5 बजे में जापान के किस टाइम में किसी भी टाइम कर सकती है, 9 बजे से 5 बजे तक। 5 बजे तक सुपरवाइजर अपनी लैब में होते हैं। ओके ओके मैम, थैंक यू। और मैम नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि रिसर्च प्रपोजल कितने पेजेस का होना चाहिए? या दिस इज पेजेस के मोस्टली तो वो कह देते हैं कि 2 पेजेस से एक्सीड ना करें, क्योंकि मुझे भी कहा था कि 2-3 पेजेस से एक्सीड ना करें। लेकिन मैंने अपना रिसर्च प्रपोजल 4 पेजेस का बनाया है। तो ये
ये डिपेंड करता है कि आप अच्छा प्रपोजल बनाएं तो आप 4 पेजेस, मैक्सिमम मेरे सुपरवाइजर ने कहा था 4 से एक्सीड ना करें। तो बेसिकली वो थे ही 2 पेजेस, क्योंकि एक पेज की 2 साइडें होती हैं। तो मेरे तकरीबन 2 पेजेस थे, लेकिन वो कंसिडर 4 पेजेस ही किए जाते हैं। तो आप ज़्यादा लेंथी भी ना बनाएं। आई थिंक 2 पेजेस आर मैक्सिमम। वो बेसिकली 4 पेजेस ही बनते हैं, ये है मैक्सिमम। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। प्रिया, नेक्स्ट मोहम्मद, जस्ट मोहम्मद सरमद, यस। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है मैथमेटिक्स में ही, तो मास्टर्स और पीएचडी में एप्लीकेशन प्रोसीजर में कोई डिफरेंस है? रिसर्च प्रपोजल क्या मास्टर्स के लिए भी कंपलसरी है? और सेकंड ये बताइएगा कि अभी आपने जो ईमेल्स का बताया है तो थोड़ा सा क्लियर करिए कि हमें ईमेल वर्किंग डेज में करनी चाहिए या वीकेंड पे करनी चाहिए? वीकेंड उनके अकॉर्डिंग सैटरडे संडे ही होता है। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि मास्टर्स को और पीएचडी के प्रपोजल में डिफरेंस है या नहीं। मैंने बताया कि प्रपोजल जापान का यही है, 3 क्वेश्चंस करते हैं, चाहे मास्टर में हो चाहे पीएचडी में हो। प्रपोजल, आपकी प्रपोजल का जो पैटर्न है ये सेम ही है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी प्रेजेंट रिसर्च जो होगी वो बेसिकली आपकी बीएस रिसर्च होगी, अंडर ग्रेड रिसर्च है। तो अगर आपकी अंडर ग्रेड की कोई रिसर्च नहीं है पाकिस्तान में, तो आपको खुद से कुछ लिखना पड़ेगा। अपनी कोई इंटरेस्टिंग फील्ड चूज करनी पड़ेगी जिसमें आपने मतलब बताना तो है आप, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन फिल करना है। तो उसके रिलेटेड आपको लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, और फिर आप प्रपोजल देंगे। प्रपोजल का पैटर्न सेम है, चाहे आप मैथ्स में कर रहे हो, चाहे एम्बेसी ट्रैक में कर रहे हो, चाहे यूनिवर्सिटी ट्रैक में हो। क्वेश्चन ये प्रपोजल में 4 3 क्वेश्चंस का आंसर ही करना है आपने, चाहे पीएचडी में हो मास्टर्स में हो, प्रपोजल सेम रहेगा। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन आपका, ईमेल आपको कब करनी चाहिए। ऑफ कोर्स आपको ईमेल आपको वीक डेज में करनी चाहिए, नॉट वीकेंड्स। वीकेंड जापान में भी हफ्ता इतवार ही वीकेंड है, और लेकिन आपको ईमेल वीक डेज में करनी चाहिए, ये एक अच्छा गेस्टर भी जाता है। और दूसरा, आपको 9 बजे से 5 बजे के दौरान अगर आप ईमेल करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट हैं मोहम्मद मुजाहिद यासीन। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये था कि क्या हम एम्बेसी ट्रैक के जरिए भी और जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी के थ्रू दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं, या वन टाइम आप वन साइड से अप्लाई कर सकते हैं? ओके। सो बेसिकली यूनिवर्सिटी ट्रैक और एम्बेसी ट्रैक की जो टाइम लाइन्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में जब अप्लाई कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी ट्रैक आपका आई थिंक अगस्त, ये हर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। तो ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज आपको डिमांड करती हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको पोस्ट करें, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज आपको डिमांड करती हैं कि इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए आप उनको ईमेल करें, डॉक्यूमेंट्स अपने सारे ईमेल कर दें, क्योंकि मैंने अपने डॉक्यूमेंट सारे ईमेल किए थे। और जापान और एम्बेसी ट्रैक में आपको हर हालत में कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं है इसका, एम्बेसी ट्रैक का। ये मैंने वेबसाइट मेंशन की है, इस पे सारे आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से आपने डाउनलोड करने होते हैं, उनका प्रिंट लेना होता है, उनको फिल करना होता है, और आपने इस्लामाबाद एम्बेसी में पोस्ट करवाने होते हैं। इसका कोई ऑनलाइन जी एप्लीकेशन प्रोसेस जी, वो नहीं है। एम्बेसी का तो मैंने कर दिया है, क्योंकि उसकी 26 मई जो है वो लास्ट डेट थी। वो तो मेरा हो गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन भी सबमिट कर दूं, लाइक जैसे उनको ईमेल वगैरह कर दें? नहीं 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 नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। आपने सिर्फ एम्बेसी को ही भेजने थे, ईमेल करने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है ईशा सलीम। अस्सलाम वालेकुम। इंस्टाग्राम। वालेकुम सलाम। अ, मेरा ये क्वेश्चन था मैम से कि जैसे उन्होंने बताया था कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, एटलीस्ट 1 ईयर का। और मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ, मेरा मास्टर मैं कर रही हूँ, और मैंने अभी अपनी रिसर्च स्टार्ट नहीं की है। लेकिन उम्मीद है कि मेरा मास्टर्स नेक्स्ट ईयर मई तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक आपके प्रेजेंटेशन में मैंने देखा था मई से अगस्त तक की एप्लीकेशन आपने लिखा हुआ था कि आती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है बेसिकली कि अगर मैं इस साल अप्लाई करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ अप्लाई, क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो फिर भी मुझे 1 साल तक वेट करना पड़ेगा।
तो क्या मैं इस साल अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई रिसर्च नहीं है। ओके ईशा, कैन यू टेल मी कि आप अपने मास्टर्स के फर्स्ट पहले साल में हैं या दूसरे साल में हैं? मेरा अभी अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, लेकिन हाँ, एक दो दिनों तक ओके मैंने अपनी रिसर्च भी स्टार्ट कर देनी। अभी ओके वैसे मेरा ओके। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। लेट मी टेल यू ईशा कि जब मैंने अप्लाई किया था नेक्स्ट में, तो मैं अपने मास्टर्स के, मेरा पहला साल बिल्कुल आप जैसा केस था। मैं अपना पहला साल कंप्लीट कर लिया था कोर्स वर्क, और मैं अभी अपने मास्टर्स के रिसर्च मैंने अभी स्टार्ट की थी। बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं की थी जब मैंने अप्लाई किया था। तो आपका बेस्ट बेस्ट ऑप्शन है आपके पास कि अभी आपने रिसर्च स्टार्ट नहीं की और आप अप्लाई कर दें। क्योंकि आपको अभी ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, आप मास्टर्स के स्टार्ट सेकेंड ईयर के स्टार्ट में हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया है कि आपने रिसर्च किस चीज में करनी है। तो बस उसी को बेस बनाए, जी जी। क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी थी, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं जो तो मुझे पता था, मैंने उसी के बेस पे अप्लाई किया था। तो आप अप्लाई कर दें, क्योंकि ये पूरा साल का प्रोसेस है। जब तक आपका मास्टर्स कंप्लीट होगा, वहां से आपको नेक्स्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह, होपफुल। ओके, थैंक यू। और मुझे एक फेवर भी चाहिए थी कि आपकी कोई ईमेल आईडी मिल सकती है, कि आपसे ये स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग कोई मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए। जी, मैं अपनी ईमेल आईडी चैट में लिख देती हूँ, तो आप मुझे मेल कर ओके। सकते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो नेक्स्ट है नबील अहमद। यस। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा जवाद भाई, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं काफ़ी जगह अप्लाई कर चुका हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरा कहीं पे भी पीएचडी में जो है ना, वो किसी न किसी वजह से जो एडमिशन है वो कंफर्म नहीं हो रहा। लास्ट मंथ मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में अप्लाई किया था। वहाँ पे कुछ एक दो पॉइंट से मेरा एडमिशन रह गया, इटली में। तो अभी मैंने नेक्स्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही कि इसमें एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई किया है। इससे पहले मैंने 2021-22 में अप्लाई किया था, तो तब मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ नोटिंगम में एडमिशन हुआ था, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाया तब। किसी वजह से नहीं जा सका। तब 21-22 में हुआ था नोटिंगम में, लेकिन चाइना कैंपस में हुआ था पीएचडी में। तो उसके बाद कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो मेरा अभी मैंने इस साल जो है ना दोबारा अप्लाई करना शुरू किया है। तो मेरे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं। एक तो मुझे अपना देखना है कि मुझे मेरा रिसर्च प्रपोजल ठीक है या नहीं है, उस वजह से नहीं हो रहा। दूसरा, अब्स्ट्रैक्ट जो मैं लिख रहा हूँ उस वजह से, या सीवी का इशू, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना है ना, उसमें वो पांच छह चीज़ें चेक करते हैं। आपकी सीवी चेक करते हैं उसमें। तो सॉरी, सीवी में उन्होंने मुझे। जस्ट अ मोमेंट। आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं पहले भी बहुत सारे वेबिनार में ये बात कर चुका हूँ, और हम्म मे भी तहमीना भी इस बात से एग्री करे। हम असल हम्म में बहुत सारे स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग मी, हम्म जब मैं अप्लाई करता था, मतलब हम्म 2022 में अगर मैं चला जाऊं, ट्वेंटी हम्म वन में चला जाऊं, मुझे ऐसे हम्म लगता था कि जहां पे मैंने एप्लीकेशन जमा करवा दी तो मेरा वहां पे एडमिशन होना चाहिए। मोस्टली हम ये सोचते हैं जब अप्लाई करते हम्म हैं। हम्म तो ये जहन में रखा करें, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया की आपने बात की है। हम्म अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काबिल हूं तो मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में एडमिशन हो गया। बस ये समझ लें कि मेरा मोटिवेशन अच्छा होगा, या प्रेजेंटेशन अच्छी दी होगी, या हम्म कुछ भी है, मेरा एडमिशन हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये हम्म है कि यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में इटालियन स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनकी खुद की मतलब 200 कोई यूनिवर्सिटीज हैं, और हर इटालियन की कोशिश होती है कि हम पीएचडी बोलोनिया से करें। जैसे हम्म पीसा जो है वो दुनिया की एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान से लोग पीसा में अप्लाई करते हैं मैथ के लिए पीएचडी में। इवन के हम्म इटालियन की भी विश होती है कि वो पीसा से, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा से पीएचडी मैथ करें। लेकिन एडमिशन, बाज का आपका सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक होते हैं, लेकिन कंपटीशन वहां पर बहुत हाई होता है। तो कोशिश हम्म करें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो एक रिसर्च प्रपोजल है, और दूसरा आपकी मोटिवेशन है कि हम्म आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है, या आप किसके साथ पीएचडी करना चाह रहे हैं, क्या वो मैच हो रहे हैं। एक तो ये है। हम्म दूसरा, आपकी हम्म मोटिवेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए कि आप इस यूनिवर्सिटी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं और इस कंट्री में क्यों आना चाहते हैं, ये चीज। और आपका प्रॉब्लम हम्म जो मास्टर में किया वो क्या था, और जो आप करना चाह रहे हैं वो क्या है, आपका मिसाल के तौर पे प्रपोजल क्या है। सो हम्म ये चीजें छोड़, रिजेक्शन की तो बिल्कुल भी मैं तो कभी बात भी नहीं सुनना चाहता। मैं तो कहता हूँ बंदा सुबह उठे 10 रिजेक्शन हूँ, अगली सुबह उठे फिर रिजेक्शन हूँ। देखिए, रिजेक्शनों से आप सीखते हैं, फिर एक दिन आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। इसलिए हम्म अब हम जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं,
एप्लीकेशन एक जमा करवाई, रिजेक्शन आ गई, अफसोस में बैठ गए। बलोनिया वालों ने तो रिजेक्शन दे दी। भाई देखे वहां पर 5 सीटें हैं, 300 बंदे ने अप्लाई किया, एडमिशन तो 5 लोगों का होना है, फिर कंपटीशन बाज का हाई होता है, आपकी एप्लीकेशन भी अच्छी होती है। मेरे कहने का मतलब ये है, अप्लाई करें और अपना जो हम्म, डॉक्यूमेंट्स हैं एवरी टाइम उसको जो है वो चेक करते रहें और उसको बेहतर करने की कोशिश करें। ये है। ठीक है। और दूसरा मैक्स के लिए अभी ये था कि जैसे उन्होंने कहा था 2 पेज का ही एब्स्ट्रैक्ट हो, 2 पेज का ही रिसर्च प्लान हो। अब पेजेस मतलब वो 1 साइड 2 साइड, जिस तरह अभी मैडम बता रही थी कि 1 साइड 2 साइड मिला के वो 4 पेजेस बन जाते हैं। अगर इस तरह फिर तो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हमने जमा करवाए हैं वो तो फिर हाफ हाफ जमा करवा दिए हैं। वो 2 2 पेजेस तो नहीं हो, वो तो एक एक पेज हो गया। फिर ये तो यहाँ से ना हमें कहीं रिजेक्शन मिल जाए। ठीक है। और ये तो दूसरा ये था कि ये कब तक इसका पता चलता है, जो हम वैसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करते हैं, कि कब तक ये बताते हैं कि आपका मेल या मैसेज करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस के लिए या फर्दर डॉक्यूमेंट्स के लिए, इंटरव्यू वगैरह के लिए, कोई इसका कोई आइडिया है? तो एम्बेसी के अंदर ना एक्चुअली के ना पता ही नहीं चलता कि आप रिजेक्ट हुए या नहीं हुए, क्योंकि अच्छा, ईमेल सिर्फ उन स्टूडेंट्स को आती है जिनको वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, ठीक है, जो कि ठीक है। मोस्टली मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को नहीं आती। मैं आपको ओके। डिसहार्टनिंग करना चाह रही, लेकिन ये हकीकत है कि मोस्टली जो मैंने देखा है कि ये एम्बेसी ट्रैक में मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स का नहीं होता, क्योंकि ठीक जापान है। बहुत ज़्यादा है लैब ओरिएंटेड वर्क, फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा है। हम मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं, हमारा कोई फील्ड वर्क नहीं है, कोई लैब वर्क नहीं है, तो इसलिए हम्म मोस्टली हम लोगों को एम्बेसी ट्रैक अपने एक्सेप्ट नहीं करता। और आपको ठीक पता है। भी नहीं चलेगा कि आप रिजेक्ट हुए हैं या एक्सेप्ट हुए हैं, क्योंकि अगर हम्म आपको 3 4 महीने भी आप वेट करें तो ईमेल्स नहीं आती, रिजेक्शन की भी मेल्स नहीं आती इवन, क्योंकि हम्म सिर्फ ईमेल्स उन स्टूडेंट्स को आती है जिनको वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। ठीक हो गया। ठीक, मतलब उम्मीद छोड़ दें फिर? नहीं, नो। आप यूनिवर्सिटी ट्रैक ओपन हो रहा है तो आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करें। 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज नेक्स्ट ऑफर करती हैं जापान में। 200, कैन यू इमेजिन ठीक कि है। हर यूनिवर्सिटी मैक्स देती है, तो अप्लाई करें। असल में ठीक यही है। चीज तो मैंने आपको पहले 5 मिनट बताई है कि हम बहुत जल्दी ये सोच लेते हैं कि जैसे हमारा एडमिशन। अब मैं इटली की बात करूं तो 200 यूनिवर्सिटीज यहाँ हैं, और यूरोप की अगर मैं बात करूं तो उसमें 26 से 30 तक कंट्री आते हैं, तो आप हर कंट्री की 200 यूनिवर्सिटीज लगाएं और हर यूनिवर्सिटीज में हम्म मैथ डिपार्टमेंट देखें, और हर हम्म साल जाहिर बात है वो पीएचडी लेते हैं। सो अपना फील्ड हम्म देखें, अपना प्रपोजल अच्छा करें, अपना मोटिवेशन अच्छा करें, और हम्म। रिजेक्शन की तो टेंशन लेना छोड़ दें। मतलब मैं वहाँ पे पीएचडी कह रहा हूँ, इटली के लिए ना मुझे वर्क वीजे की भी ऑफर हुई थी, बल्कि वीजा आ चुका था मेरा, लेकिन यहाँ से अपॉइंटमेंट नहीं मिली मुझे पाकिस्तान से। हालांकि तब मैं दुबई में था किसी स्कूल में, वहां से आया था मैं अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली यहाँ से। फिर मैंने आगे ना पीएचडी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। चलें देखते हैं क्या चलिए, बनता है फिर अभी मैक्स चलिए, के लिए, शुक्रिया क्योंकि आपका। नेक्स्ट है बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मोहम्मद शाहिद शफीक। हम्म, यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जवाद सलाम। भाई, आपसे एक क्वेश्चन है। मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ इस बारे में, पीएचडी के बारे में, लेकिन जब देखते हैं तो ज़्यादा जो मैथ का सब्जेक्ट है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स को लेती हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। तो अगर एक बंदा है जिसकी प्योर में एमफिल है, तो उसको क्या दोबारा फिर मास्टर में जाके अप्लाइड मैथमेटिक्स चूज करना चाहिए, या उसको प्योर से अप्लाइड में पीएचडी डायरेक्ट अप्लाई कर देना चाहिए? कौन सा वे बेस्ट रहेगा, काइंडली बताइएगा। देखिए, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं उस हिसाब से, तो आपने प्योर की बात की है। आई डोंट नो कि आप वैसे बता सकते हैं कि आपका कौन सा है सब्जेक्ट या आपका फील्ड। जी, जियोमेट्रिक फंक्शन थ्योरी है सर, मौसम रजा वाला। ओके, ज्योमेट्री फंक्शन थ्योरी। तो फॉर एग्जांपल, अगर तो आप कोर मैथमेटिक्स में रहना चाहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स में रहना चाहते हैं, तो आप उसमें भी पीएचडी ढूंढ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत सारी दुनिया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री पे काम कर रही है, तो मुश्किल नहीं है। लेकिन यह है कि आपको उस तरीके का फिर बंदा ढूंढना पड़ेगा, उस तरीके का सुपरवाइजर ढूंढना पड़ेगा, और जहां पर वो अपॉर्चुनिटी ओपन है वहां पर अप्लाई करना होगा। फर्स्ट। सेकंड, क्या आपको एज अ मैथमेटिशियन ये लगता है कि आप जोन सा भी मैथमेटिक्स, बेशक वो प्योर पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने कॉम्प्लेक्स की बात की है, ज्योमेट्रिक फंक्शन थ्योरी की बात की है, आपको लगता है कि उसकी एप्लीकेशन नहीं होगी?
सारी बात मेरा होगी, लेकिन हमारे जो पाकिस्तान नो में वो ट्रेंड नहीं है एप्लीकेशन वर्क का, वो इस वजह से फिर उसका रिसर्च खुद को डिफेंड करना वो किस तरह बंदा करेगा। देखें, आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशंस देखें। बहुत सारी दुनिया जैसे है, वो एप्लीकेशंस पे काम, ठीक है आपकी बात कर रही है, ठीक है, आप जो मैथमेटिक्स करते हैं दुनिया उसको देखना भी चाहती है कि भाई इसका एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं। आप ज्योमेट्री पे काम करना चाहते हैं, उसकी दुनिया एप्लीकेशन देखना चाहती है। इसलिए अगर आप अप्लाइड में करना चाहते हैं, तो अगर इसी फील्ड में देखना चाहते हैं, तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसकी एप्लीकेशंस देखें कि दुनिया कहाँ पे, कौन से जो ग्रुप्स हैं, लिबॉर्टरीज हैं, वो इस एप्लीकेशन पे काम कर रही हैं। तो आप उस लिबॉर्टरी में, उस लैब में अप्लाई करें। आई होप सो, कोई मसला नहीं है। अगर वैसे सर बताइएगा, दोबारा मास्टर में अप्लाई करना हो तो अगर, तो क्या हमें सीवी में जो पहले मास्टर किया उसको शो करना चाहिए कि ऑलरेडी मास्टर है प्योर से अप्लाइड में, इसलिए दोबारा मास्टर करना चाह रहे हैं? इसके बारे में गाइड कीजिए। तहमीना, आप अपना एक्सपीरियंस बता दें कि वो ऐड करना चाहिए या नहीं। मेरा तो ये कहता है कि करना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने मास्टर किया तो एक अच्छी चीज़ है, ऐड करें, कोई मसला नहीं। अगर मास्टर में दोबारा कर रहे हैं, बकाया तहमीना बता सकते हैं। Sorry, I did not hear the question. Can you repeat question again? वो कह रहे हैं कि अगर मैंने पहले से ही मास्टर किया है पाकिस्तान से, तो दोबारा अगर मास्टर फॉर एग्जांपल करना है, तो वो जो मास्टर पाकिस्तान से किया उसको सीवी में ऐड करना चाहिए या नहीं। बिल्कुल ऐड करना चाहिए। आपने मास्टर्स किया है, ये कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है ना। तो ये आपका प्लस पॉइंट है कि आपने मास्टर्स किया, और दो 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 मास्टर्स बहुत बच्चे करते हैं। इट्स नॉट अ शेम कि अगर आपने दो मास्टर्स किए हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। आप ऐड करें, आपकी प्लस पॉइंट है। आपके पास नॉलेज है, उसको सीवी में ऐड करें, उसे हाईलाइट करें। उसे छुपाने का कोई तुक नहीं बनता। वैसे भी आपने अपने रिसर्च, अगर आपने एजुकेशन गैप है उसको जस्टिफाई करना होता है। तो अगर आप मास्टर्स को ऐड नहीं करेंगे तो आपका एजुकेशन गैप आ जाएगा, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? ओके, थैंक थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट इकरा नूरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आप भी मेरे कुछ क्वेश्चंस थे आपसे, और मेरा भी ये पहला क्वेश्चन ये है कि आपने कहा है कि आपकी जो रिसर्च प्रपोजल है आपकी प्रीवियस रिसर्च के साथ वो काम अलाइन करना चाहिए, ठीक है। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट मॉडलिंग पे काम कर रहा है, अगर वो नेक्स्ट प्रपोजल जो है वो जो पीएचडी का वो मॉडलिंग के हिसाब से डिज़ाइन करता है, तो क्या उसको प्रॉब्लम एरिया सेम रखना चाहिए या प्रॉब्लम एरिया जो है वो स्वैप कर सकते हैं? बिल्कुल, आप प्रॉब्लम एरिया चेंज कर सकते हैं, लेकिन देखें, मैं आपको बताती हूँ सीधा सा। आप प्रपोजल लिखें, ये डिपेंड करता है आपके रिसर्च पे। फॉर एग्जांपल, मैंने प्रपोजल लिखा था, लेकिन मैं उस टॉपिक पे काम नहीं कर रही है पीएचडी में। मेरा टॉपिक चेंज है, मेरी रिसर्च फील्ड चेंज है। लेकिन क्योंकि आपके रिसर्च प्रपोजल का पैटर्न यही है, तो आप उसको प्रपोजल को लिखें। अगर बाद में आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अपने सुपरवाइजर को बताएं, अपने चेंज कर लें इजीली। तो आप अच्छा, और जितना एक, अच्छा प्रपोजल हो सकता है वो बनाएं। ठीक है, और एक मेरा ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल आप फिलहाल जो है वो पीडीज ओडीज वगैरह इन पे काम कर रहे हो सकता है कि इन फ्यूचर आप उस चीज़ को लेने ही नहीं चाह रहे, आप थोड़ा सा स्विच करना चाह रहे हो। तो फिर अगर आप अभी एक प्रपोजल उसी एग्जिस्टिंग कोई मतलब एक्सटेंड करके बना के दे देते हैं, और सुपरवाइजर भी आपको उसी तरह का अलॉट हो गया है, तो इन फ्यूचर ये चीज़ें आपको फिर सफ़र तो नहीं करना पड़ेगी? अगर आपका या आपने प्रपोजल बना लिया है लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो आप अपनी बात करें अपने सुपरवाइजर से। मैंने आपको भी बताया, फॉर एग्जांपल मेरा केस में, मैंने फ्रैक्शनल डिफरेंशियल इक्वेशन पे प्रपोजल बना तो लिया था, लेकिन मेरा फ्रैक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मास्टर से मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने फ्रैक्शन पे काम कर लिया। लेकिन पीएचडी में मुझे फ्रैक्शन पे काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि फ्रैक्शनल कैलकुलस में बहुत मसले हैं। तो मैंने अपने सुपरवाइजर से बात की, उन्हें कहा कि मैं काम नहीं करना चाहती इस पे। तो उन्होंने कोऑपरेट किया मेरे साथ, हमने चेंज कर लिया प्रपोजल यहाँ पे आके, जापान में आके। लेकिन मेरा एडमिशन हुआ है वो इसी प्रपोजल पे हुआ है। यू सो इट डिपेंड्स अपॉन योर सुपरवाइजर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, मेरे ख्याल में अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। सो जस्ट अ मोमेंट।
ओके, एक और बात है जो मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे। बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं पीएचडी के लिए, लास्ट में मैं दो बातें कहूँगा। एक तो प्रपोजल के हवाले से, कि बहुत सारे लोग जब प्रपोजल बनाते हैं ना, तो वो जो पहले से काम पब्लिश होता है ना, वो ही प्रॉब्लम को डिस्कस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोफेसर आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं या आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे होते हैं, उनको उसी टाइम पता चल जाता है। फिर हम कहते हैं कि हमारी रिजेक्शन क्यों हुई है। तो ये चीज़ों को देखा करें। फॉर एग्जांपल, आप किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं, तो उसके लेटेस्ट पेपर देखें, कोई 10-15, कि क्या इस पे काम हो तो नहीं चुका। तो क्योंकि वो इन चीज़ों को बड़ा देखते हैं। असल में प्रपोजल का मेन जो एम होता है वो ये होता है कि आप आपकी एबिलिटी देखनी है कि क्या ये रिसर्च गैप का जो क्वेश्चन है उसको ढूंढ सकते हैं। अगर आप उस क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं, रिसर्च में गैप क्या है, तो इट्स ओके। वो यही चीज़ देखना चाहते हैं। तो ये चीज़ें देखा करें। बहुत सारे, मैं जानता हूँ 2-3 लोगों को, उनका इंटरव्यू के अंदर ही उन्होंने स्क्रीन शेयर करके बता दिया कि ये तो काम पहले पब्लिश हो चुका है, तो आपने सेम चीज़ें जो हैं वो प्रपोजल में क्यों ऐड की हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान से अपने जहन में रखें कि जो आपकी एवेलुएशन करते हैं उनको सारा पता होता है। इवन कि हमें लोग, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कोई भी बंदा मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे तो मुझे पता चल जाता है कि ये एआई से बना है, कहाँ से बना है। तो ये चीज़ जहन में रखें। दूसरी बात यह है कि तहमीना ने ड्यूरिंग टॉक एक बात कही थी, कि आपकी जो फील्ड है वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि हमने अगर मास्टर मैथमेटिक्स में किया, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पीएचडी ही बी मैथमेटिक्स में ही करें। बिल्कुल ऐसे ही है, 100% ऐसे ही है। अगर आप बाहर आते हैं, इसका सबसे बड़ा मैं प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ कि अगर पाकिस्तान में कल अगर आपका मास्टर मैथमेटिक्स में है, अगर आपकी डिग्री बाहर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है या कंप्यूटर साइंस में या किसी में, अगर आप बैक दोबारा जाते हैं, तो एचईसी इस चीज़ को नहीं मानेगी। ये जहन में रखें। लेकिन अगर आप लोगों ने सोच लिया है कि आपने बाहर रहना है, बाहर सर्व करना है, बाहर पीएचडी करके उधर पोस्ट डॉक रिसर्चर उधर ही रहना है, तो फिर आपके लिए बिल्कुल ठीक है। फिर आप बेशक, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन पूछा था एप्लीकेशन के हवाले से, बहुत सारे लोग जो हैं वो मैथमेटिक्स से एमफिल करते हैं, लेकिन वो अपनी पीएचडी, क्योंकि जो ज़्यादातर फ्लूइड डायनामिक्स के लोग होते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन उधर है। और बहुत सारे लोग आजकल डाटा साइंस कंप्यूटर साइंस में भी है। इट्स ओके, अगर आप बाहर रहना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अपने जहन में ये बात रखें कि ये एक पॉइंट है जो आपके लिए इन फ्यूचर आपके हक में नहीं है पॉइंट। तो मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। स्पेशली बहुत अच्छा लगा कि जो आपने तहमीना रिसर्च प्रपोजल के हवाले से गाइड किया, ये बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला था। जो लोग एक ऐसे की फॉर्म में प्रपोजल लिखते हैं, तो आई होप लोग यहाँ पर जितने भी हैं वो जब अप्लाई करेंगे तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। तो मेरे ख्याल लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे ख्याल में किसी ने हैंड रेज किया, मरियम अख्तर। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। होप यू आर फाइन सर। सर मेरा ना ये क्वेश्चन था कि जब हम यूनिवर्सिटी टैग से अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें प्रोफेसर्स को ईमेल करना होता है ना, तो उस ईमेल में हमें क्या चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए? क्या रिसर्च प्रपोजल की फाइल भी हमें साथ ही अटैच करनी होती है? और फर्दर क्या ईमेल उनको क्या करना चाहिए? ओके मरियम, सो ईमेल ये जब आप प्रोफेसर को करते हैं तो ऑलवेज रिमेम्बर के ईमेल में आपने छोटी ईमेल लिखनी है सबसे पहले। कि प्रोफेसर लाइक नहीं करते कि आप ईमेल में उन्हें कहानियां बताएं। तो छोटी ईमेल लिखें, अच्छी ईमेल लिखें, नीट एंड क्लीन ईमेल लिखें, और मुश्किल इंग्लिश ना लिखें। और नेवर अटैच योर रिसर्च प्रपोजल विद ईमेल। तो आपको पता है कि सिर्फ अपनी सीवी अटैच करें। अगर सीवी के अलावा अगर आपने अटैच करना है, आपने अपनी रिसर्च को एक्सप्लेन करना है, तो आई थिंक 1 या हाफ पेज का आप एक कवर लेटर ये बना के अटैच कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी भी ईमेल को बहुत लंबा नहीं लिखना, छोटी ईमेल लिखें। मैं रिकमेंड करती हूँ कि छोटी ईमेल लिखें, नीट एंड क्लीन ईमेल लिखें। कभी भी ईमेल के अंदर लंबी लंबी कहानी और अपना इंट्रोडक्शन ना बताएं, क्योंकि आपने सीवी के अंदर ऑलरेडी अपना पूरी एजुकेशन बैकग्राउंड बताया हुआ होता है। सिर्फ सीवी अटैच करें और रिसर्च प्रपोजल को कभी भी अटैच ना करें ईमेल के साथ।
रिसर्च प्रपोजल, क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं जापान में, सुपरवाइजर आपके साथ पहले इंटरव्यू करता है, बाद में आप उनके साथ डिस्कस करते हैं कि आपने रिसर्च क्या करनी है, ठीक है। तो इसलिए अगर वो आपको, अगर आप वो आपको रखना चाहते हैं, तो आपको उस ईमेल के जवाब में वो आपको कहेगा कि मैं आपके साथ इंटरव्यू करना चाहता हूँ, तो आप उस इंटरव्यू में उनके साथ रिसर्च प्रपोजल डिस्कस करें, ना कि पहले अटैच करें। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चन? Yes, I think so. The last one is Shahzeb. जी शाहजेब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही शाहजेब। नो। ओके, मेरे ख्याल में सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ रहती है जहाँ से आपको समझ नहीं आती, तो तहमीना ने आपके साथ ईमेल भी शेयर की है, फिर हमने मीडिया मैथमेटिक्स की आपको ईमेल भी दी होती है, आप हमें सीवी शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि एक वीक के अंदर आपको सीवी रिव्यू करके दें। जितना हमें एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप हमसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट हों, हमसे भी ज़्यादा अच्छी सीवी बना सकते हूँ, मैं बिल्कुल ये मान सकता हूँ। तो कोशिश करें, लगे रहें और अच्छे डॉक्यूमेंट्स के साथ लगे रहें। आई होप कि आप हमसे भी आगे जाएंगे, हमसे भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन तहमीना, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम को मैनेज किया और हमें टाइम दिया और लोगों को गाइड किया। सो थैंक थैंक्स। नो प्रॉब्लम। ओके, अल्लाह हाफिज़।